के फंक्शंस क्या होते हैं? थायराइड हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन को ज़्यादा करता है, मैंने आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये क्योंकि हमारी ग्रोथ करता है, हमारी डेवलपमेंट करता है, नर्वस सिस्टम की भी, स्केलेटल मसल्स की भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये कोई रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन वगैरह के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में ये क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो मैंने मतलब आपको इसके ब्रीफ से फंक्शंस बता दिए। अब अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हो गई हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे, फिर क्या होगा? और अगर ये बहुत कम प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, तो तब इनका क्या इफ़ेक्ट होगा? वो इफ़ेक्ट्स दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे ना, तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब आप लोगों को जो कुछ इसमें नज़र आएगा ना, वही आपका थायरोटॉक्सिकोसिस में होता है। आई मीन हाइपर थायरॉइडिज्म में ये वाले इफेक्ट्स होते हैं सारे। कौन से इफेक्ट्स होते हैं? बहुत ज़्यादा बंदे को पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है, हीट इंटॉलरेंस हो जाती है बंदे में, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाता है ना, बंदे वार्म और मॉइस्ट स्किन होती है बंदे की, टेकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। इसको देख के आप लोगों को लग रहा है ना कि टेकीकार्डिया हो जाता है। अच्छा, टेकीकार्डिया हुआ हुआ लगता है। अच्छा, उसके अलावा पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, हार्ट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, और डिस्निया हो जाता है। भूख मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जब ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो हम लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, फीमेल्स में ये होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, और फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैंने कहा है कि ये लाइपोलाइसिस करवाता है। तो लिपिड्स ऑफ कोर्स जब हमारे अंदर से ये लाइसिस होना शुरू हो जाएगी उनकी, तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। उसके अलावा ये एक्सोफ्थैल्मस कॉज करवाता है। एक्सोफ्थैल्मस आपको इसकी आंखें देख के लग ही रहा होगा कि जैसे कि अपर आईलिड रिट्रैक्ट हो जाती है पीछे की तरफ, जिसमें, और ये मतलब पूरी आंख ऐसे खुल जाती है। तो ग्रेव्स डिजीज़ की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को एक साइन और सिम्टम नज़र आएगा कि उस बंदे को एक्सोफ्थैल्मस हुआ होगा, ठीक है, अपर आईलिड रिट्रैक्शन हुई होगी। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसको देखें ज़रा। इसमें जो कुछ हो रहा है ना, वो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। पेल होता है बंदा, मतलब स्किन पेल होती है, फेस वगैरह, हैंड, सारा कुछ पेल होता है, मतलब इतनी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रेट क्योंकि कम हुआ हुआ होता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग को ऐसे ठंड लग रही होती है हर वक्त, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट वगैरह कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, और पल्स प्रेशर भी कम हो जाता है हमारा। उसके अलावा ये होता है कि हम लोग को भूख भी कम लगती है, लिथार्जी हो जाती है, और उसके अलावा टेंडन रिफ्लेक्सेस का मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया। इसमें टेंडन रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म में ज़्यादा हो जाते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है फीमेल्स में हाइपरथायरॉयडिज्म का इफेक्ट होता है कि वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन मेल्स में ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म का एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म कम प्रोड्यूस होते हैं, इंपोर्टेंस होती है, लिबिडो होती है, और डिक्रीज लिबिडो का मतलब होता है डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, तो वो लिबिडो भी कम हो जाती है उनमें, इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसके अलावा उसमें क्योंकि वेट लॉस हो रहा था, लाइपोलाइसिस हो रही थी, अब इसमें क्योंकि लाइपोलाइसिस अब नहीं हो रही, तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स बल्कि इसे कहते हैं, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाएगी। उसमें क्या था? उसमें रिट्रैक्शन ऑफ द अपर आईलिड और एक्सोफ्थैल्मस था, और इसमें ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स। अच्छा, ये तो इफेक्ट हो गए हमारे सारे हाइपर और हाइपोथायरॉयड टॉक्सिकोसिस के, आई मीन हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। अब क्या होता है कि जब हम लोग को हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो तब हम लोग इनके एनालॉग्स देते हैं, मतलब T4 और T3 सिंथेटिक फॉर्म में, T3 और T4 जो हमारे पास होते हैं वो देते हैं हम लोग। जो T4 होता है ना, उसका जो हम लोग देते हैं वो होता है लीवोथायरॉक्सिन, ठीक है, लीवोथायरॉक्सिन होता है, और इसका होता है लियोथायरोनीन, ठीक है।
अब लियोथायरोनिन जो होता है, क्योंकि ये फास्टर एक्टिंग होता है, T4 तो आप लोगों को मैंने बताया था पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाता है, तो वो T3 में कन्वर्ट होता है और फिर जाके अपने एक्शन करता है। T3 तो डायरेक्ट एक्शन करता है, इसका मतलब ये फास्टर एक्टिंग होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि ये शॉर्ट हाफ लाइफ वाला होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर लिवोथायरोक्सिन ही यूज़ करते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो सीधी सी बात है यार, वही जो थायरोटॉक्सिकोसिस के मैंने आप लोगों का इफेक्ट्स बताएं वही होते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, मतलब टेकिकार्डिया हो जाता है। ज़्यादातर वो लोग जिनमें CVS की कोई डिज़ीज़ मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है या जिसमें माइक्सिडीमा पहले से ही हुआ होता है, तो उनके हार्ट के लिए T4 बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि वो उनके में ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग, अब यही थे हमारे जो कि हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं किस में, थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं यार, हाइपोथायरॉयडिज्म में ये यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके एनालॉग्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग क्या करेंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इनके एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग्स यूज़ करेंगे। वो हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोथायरॉयडिज्म में, वो दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है, वो जो ऊपर वाली दो लिखवाई हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग एंटी थायरॉयड ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब एंटी थायरॉयड ड्रग्स को आप लोगों ने याद कैसे रखना है, मैं आप लोगों को एक निमोनिक बताती हूँ, बाइटार, ठीक है, बाइटार, बाइटार से याद रखना है। अब इसमें बी फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो होता है ना हमारी कार्डियक मसल, उसमें जाता है ये, और ये एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा करता है, उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है ना, उसके अलावा ये एक और मतलब बीटा 2 के रिसेप्टर को भी ज़्यादा बीटा 1 के रिसेप्टर्स को भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, ऑफकोर्स उनकी भी ट्रांसक्रिप्शन को ये ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में टेकिकार्डिया बीटा 1 रिसेप्टर के ज़्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अब बीटा ब्लॉकर्स हम लोग यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स जब एंटी थायराइड ड्रग यूज़ करेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे, ताकि उसके हार्ट वाले जो इफेक्ट्स हैं ना उनसे बचा जा सके। उसके अलावा आई फॉर मतलब आयोडीन सॉल्ट्स और आयोडीन वगैरह, जिसमें लुगोल सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड, ये मैं दो पढ़ाऊंगी, मतलब आयोडीन सॉल्ट्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन सॉल्ट्स। और टी स्टैंड फॉर मतलब इसमें हम लोग थायोअमाइड्स यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसमें, ठीक है, थायोअमाइड्स होते हैं। और उसके अलावा ए फॉर हम लोग इसमें और क्या यूज़ करते हैं, एनाइन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, एनाइन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा R स्टैंड फॉर रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। इन सब का मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगी कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट ड्रग पे,